हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जो पढ़ेंगे, कुछ पठारों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और जो कुछ बाकी बचे हुए पठार थे उनको हम इस वीडियो में पूर्ण करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं नर्मदा सोन घाटी से। ठीक है, अब जब नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं तो इसकी स्थिति मालवा और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, मतलब अपन रफली जब देखते हैं, ठीक है, ये मैप थोड़ा गड़बड़ बना है, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर है मालवा, यहाँ रीवा पन्ना, ठीक है, और यहाँ है सतपुड़ा श्रेणी और बीच में पड़ती है हमारी नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% नर्मदा सोन घाटी के द्वारा कैप्चर किया जाता है, जो कि है 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब बात करें हम निर्माण की तो इस घाटी का निर्माण पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी के पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख ज़िलों की। ठीक है, जब हम ज़िलों की बात करते हैं तो इसमें जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब नर्मदा सोन घाटी की जलवायु देख लेते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है, मतलब जब गर्मी पड़ेगी तो अधिक गर्मी होगी, और जब ठंड पड़ेगी मतलब शीत ऋतु में साधारण ठंड होगी। गर्मी में अधिक ठंडी और ठंडी में सिर्फ साधारण ठंड पड़ेगी। ठीक है, इसका जो है पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा होता है और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें कि पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ठीक है, अब हम बात कर लें किसकी, यहाँ होने वाली वर्षा की। किसकी? वर्षा की। ये थोड़ा चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ होने वाली वर्षा के बारे में। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ होने वाली वर्षा बढ़ेगी। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में बहुत परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ाई ज़रूर करेंगे। उसके बाद अब हम क्या देख रहे थे, वर्षा, है ना। तो वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, मतलब पश्चिम जो हमारा बड़वानी और इस साइड वाला खंडवा खरगोन वाला एरिया है, यहाँ कम वर्षा होती है, और जब हम आगे बढ़ेंगे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी की ओर तो वर्षा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जाएगी। इस क्षेत्र की औसत वर्षा आप देख सकते हैं 75 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ हो रही है। उसके बाद जब हम बात करें यहाँ की नदियाँ की तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ के वन कौन कौन से होंगे, जब वर्षा बहुत अधिक होगी तो ओबियसली बात है कि सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ की मिट्टी देख लेते हैं कि मिट्टी कौन सी है। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में, ध्यान देंगे इस बात को, पश्चिम में गहरी काली मिट्टी है। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, गहरी काली मिट्टी जो फिर से वही बड़वानी, खंडवा, खरगोन वहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी, और पूर्वी क्षेत्र में जो बालाघाट, सिवनी, मंडला वाला एरिया है यहाँ लाल मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ की फसल की बात करते हैं, इसके पश्चिम में
पश्चिम में कपास और मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूँ और पूर्वी क्षेत्र में चावल। ठीक है, मतलब फसल के रूप में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आप ध्यान देंगे 3 भागों में क्या क्या है कि यहाँ पश्चिम में क्या हो रहा है, एक हो रहा है कपास और दूसरा हो रहा है मूंगफली। ठीक है, तीसरा जब मध्य क्षेत्र में बात कर रहे हैं यहाँ हो रही है गेहूँ, और जब पूर्वी क्षेत्र में बात कर रहे हैं यहाँ हो रहा है चावल। ठीक है, चावल आपको मालूम होगा बालाघाट में सर्वाधिक होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ खनिज के बारे में। ठीक है, खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। ठीक है, और यहाँ के पर्यटन स्थल में अमरकंटक है, अमरकंटक जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है, महेश्वर, नेमावर, जबलपुर और ओमकारेश्वर खंडवा। ठीक है, उद्योग, यहाँ के उद्योगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सीमेंट, रबर, कांच, ठीक है, प्रिंटिंग नोट प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल, आप जानते ही होंगे इन सब के बारे में। उसके बाद बात करें प्रमुख तथ्यों की, किसके प्रमुख तथ्यों की, नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ठीक है, और यह एमपी का, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे निचला विभाग या सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में। ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जब हम इसके परिचय की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे दक्षिणतम प्राकृतिक प्रदेश है। यह प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, अब जब ये तीसरा है तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि पहला और दूसरे नंबर में कौन आता है। ठीक है, सूरत के भरूच से शुरू होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदान तक लगभग 900 किलोमीटर तक इस श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, मतलब सूरत से के भरूच और छत्तीसगढ़ के मैदान तक 900 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स के टेस्ट में और अलग अलग जगह ये फैक्ट देखने को मिलता है कि जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ठीक है, ये ऊपर से नर्मदा नदी और नीचे गोदावरी नदी के बीच विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला देख सकते हैं आप कि पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। ठीक है, पश्चिमी श्रेणी को कहा जाता है राजपीपला, मध्य श्रेणी को कहा जाता है महादेव और पूर्वी श्रेणी को कहा जाता है मैकाल श्रेणी। ठीक है, अब पश्चिमी श्रेणी जिसका विस्तार गुजरात के भरूच से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। ठीक है, गुजरात के भरूच से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है राजपीपला श्रेणी का विस्तार। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य श्रेणी जिसे महादेव कहा जाता है, अब महादेव में आप जानते ही हैं
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि महादेव श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश के कहाँ से? बुरहानपुर दर्रे से महाराष्ट्र तक विस्तृत है। अब जब हम बात करें कि इसके बारे में कुछ तथ्य, ठीक है, देख लेते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या रह गया अपना मैकाल श्रेणी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक है, वो छत्तीसगढ़ के मैदान। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे राजपीपला, तो राजपीपला जो पश्चिमी श्रेणी है, जो कि गुजरात से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। इस श्रेणी में अखरानी की पहाड़ी, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी सम्मिलित हैं। ठीक है, अब जो असीरगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी में निमाड़ का मैदान पाया जाता है। असीरगढ़ की पहाड़ी में निमाड़ का मैदान स्थित है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ये महादेव श्रेणी की, तो महादेव श्रेणी या मध्य श्रेणी में, ठीक है, महादेव की पहाड़ी तो सम्मिलित है ही, और यहाँ पर जो है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, ये एडिशनल फैक्ट है कि पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, अब जब बात करें मैकाल श्रेणी की, यह भाग सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, मतलब चौड़ा इन द सेंस क्या है कि जैसे पूरी ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। ठीक है, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, तो ये जो भाग है ये सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, इधर बाकी फिर पतला होता गया है, ये पतला होता गया, ये पतला। ठीक है, ये यहाँ चौड़ाई अधिक है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद अमरकंटक का पहाड़ इसी में स्थित है, जो मतलब पूर्वी श्रेणी है, इसमें अमरकंटक का पहाड़ स्थित है। ठीक है, और नर्मदा, सोन और जोहिला यहीं से निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्थिति के बारे में। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी के समानांतर, जैसे ये नर्मदा घाटी है तो उसी के समानांतर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। बात करें क्षेत्रफल की, तो एमपी का लगभग 11% और 34,000 किलोमीटर स्क्वायर में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी फैली हुई है। 11% याद रखें आप। यहाँ की जलवायु बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है यहाँ। मतलब जब यहाँ ठंडी पड़ेगी तो यहाँ अधिक ठंड होगी, और जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी बहुत साधारण होगी। ठीक है, क्योंकि वन अधिक पाए जाते हैं तो गर्मी साधारण है, और ठंडी में जब वन है, ठीक है, तो ठंडी अधिक लगेगी। उसके बाद इसका निर्माण, ठीक है, निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसमें ज़िले देख लेते हैं कि ज़िले कौन से हैं। ठीक है, ज़िले हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी आदि। वर्षा 150 सेंटीमीटर इसके पश्चिमी भाग में होती है, और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पश्चिमी भाग में मात्र 75 सेंटीमीटर हो रही है, और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर, मतलब बहुत अंतर है। अब यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ हमारे जो मध्य प्रदेश के निचले हिस्से की जो नदियाँ हैं, जैसे ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी, ये मोस्टली नदियाँ जो है नर्मदा और नर्मदा से संबंधित उसकी सहायकी नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ की मिट्टी छिछली काली और लेटराइट वाली मिट्टी यहाँ अधिक है। ठीक है, यहाँ की वनस्पति की जब हम बात करते हैं तो वनस्पति
ठीक है। वनस्पति सतपुड़ा श्रृंखला का 50% भाग वनाच्छादित है। जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है या सतपुड़ा श्रृंखला है उसका 50%, ठीक है, भाग वनाच्छादित है या वन पाए जाते हैं, जहाँ मुख्य रूप से शाल, सागौन, पलास और तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। ठीक है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी, मुक्तागिरी, बावन गजा, असीरगढ़ का किला आदि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नोट्स बिल्कुल इनको देख के बना सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से इनको तैयार किया है। बस थोड़ा मैंने पढ़ाना कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा सुधार आने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको फैक्ट दे पाऊँ। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे और सुधार होता जाएगा और एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको दूंगा। और मैंने सोचा है कि आपको जो प्रीलिम्स अभी आने वाला है उसमें हम मतलब टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि इस बार 300 लगभग 350 से अधिक पोस्ट आएंगी 2025 में, तो हमें टेस्ट अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको टेस्ट चाहिए और उनके डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उद्योग, घड़ी, अखबारी, कागज़ और कपड़ा। ठीक है, अखबारी कारखाना है, घड़ी कारखाना जो बैतूल में है। ठीक है, अखबारी का कागज़, कपड़ा। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ के प्रमुख तथ्य ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये देख लिया करें कि एमपी का सर्वाधिक ऊंचा पठार, ठीक है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, नर्मदा और गोदावरी के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। ये आप अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए ये अंतिम है अपना पूर्वी पठार। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, जिसको भी वीडियो स्लो लगे तो वो 2x में या 1.5x में देख सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है बघेलखंड का पठार। जैसे हम ये देखते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, इस वाले एरिया में बघेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 7% है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है और 25,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, अब हम जब आगे देखते हैं इसके परिचय। बघेलखंड प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना युगीन भूखंड है। ठीक है, जिसे छोटा नागपुर पठार की गांठ कहा जाता है। ठीक है, मतलब बघेलखंड प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना युगीन भूखंड है, जिसे छोटा नागपुर पठार का गांठ कहा जाता है। ठीक है, इसके ज़िले हैं उमरिया, शहडोल, सीधी, अनूपपुर का कुछ आंशिक भाग है, सिंगरौली, कटनी की मुड़वारा तहसील। ठीक है, आप इतना याद नहीं करें, सिर्फ उमरिया, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, सिंगरौली और कटनी, इतना मोटा मोटा याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ बघेलखंड के पठार का। ये आद्य महाकल्प के शैल समूहों से निर्मित है। यहाँ की जलवायु सारे पठारों की बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जलवायु ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सेंटर में हैं। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। ठीक है, वर्षा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
जो है या पठार की बात करें वो बघेलखंड का पठार है 125 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ बात करें नदियाँ, सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि। ठीक है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें यह एमपी का सबसे पूर्वी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार या भाग कह सकते हैं। ये पठार कोयला उत्पादन की दृष्टि से संपन्न है। ठीक है। इस पठार में ऊर्जा राजधानी सिंगरौली स्थित है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। और मालवा का पठार व बघेलखंड का पठार दोनों के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है। क्योंकि दोनों लगभग आमने सामने हैं, ये खाली पेज ले लेते हैं। जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये है मालवा का पठार। ठीक है। और ये है बघेलखंड का पठार। जब कर्क रेखा गुजरेगी तो दोनों के बीचों बीच से गुजरेगी, इसलिए मालवा के पठार, ठीक है, और बघेलखंड के पठार दोनों के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।